हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सुपर फास्ट कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। कल तक हम लोगों ने पढ़ा था पाचन तंत्र। पाचन तंत्र जैव प्रक्रम के अंतर्गत पोषण पढ़े थे, है ना। पाचन तंत्र के बारे में पढ़ लिए थे। पाचन तंत्र में हम लोग पढ़ चुके थे कि कैसे भोजन पचता है, ठीक है। तो अमाशय के बारे में पढ़े थे, ग्रास नली के बारे में पढ़े थे, ठीक है। छोटी आंत, बड़ी आंत, पेट, यकृत और विभिन्न प्रकार की चीजों के बारे में पढ़े थे। तो अंत में हम लोग देखे थे कि कैसे भोजन पच जाता है और पच के ग्लूकोज के रूप में इसका ग्रहण किया जाता है, ठीक है। तो वहां पर ग्लूकोज का निर्माण हो गया था, ठीक है ना। तो उसके बाद वो सारा चीज कहाँ जाता है? कोशिकाओं तक जाता है। कोशिकाओं तक जाने के बाद क्या होता है? इसमें शोषण होता है। शोषण एक ऐसा प्रक्रिया है जो कि क्या होता है कि हमारे सांस के, जब तक सांस हमारे अंदर, शरीर के अंदर नहीं जाएगा, तब तक क्या होता है कि जीव में ऊर्जा का निर्माण नहीं होता। तो सबसे पहले श्वसन तंत्र किसको कहता है ना। श्वसन तंत्र के बारे में हम लोग पहले जानते हैं। श्वसन तंत्र मतलब क्या? तो वो सारा अंग जो अंगों का समूह, वो सारे अंगों का समूह जो क्या करते हैं, हमें सांस लेने में या श्वसन करने में मदद करता है, उसको क्या बोलेंगे हम? श्वसन तंत्र बोलेंगे। तो वे सारा अंगों के समूह जो कि क्या करे, सांस लेने में यानी श्वसन करने में हमको मदद करे, उसे क्या बोलेंगे हम? श्वसन तंत्र कहेंगे। श्वसन तंत्र के बारे में हमको लगता है आपको समझ में आ गया होगा। तो श्वसन तंत्र के बारे में आप समझ गए। तो उसके बाद है श्वसन किसे कहते हैं। तो श्वसन किसे कहते हैं? श्वसन मतलब क्या? वो प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाता है, और उसको ग्लूकोज में तोड़ करके, है ना, वो प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाता है, ग्रहण करके उसमें ग्लूकोज में तोड़ करके, है ना, उससे CO2 और H2O, कार्बन डाइऑक्साइड और जल तथा ऊर्जा का निर्माण होता है। उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? श्वसन बोलते हैं। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं? ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। ग्रहण करके उसको ग्लूकोज में तोड़ करके जल, है ना, जल और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा का निर्माण होता है। वैसे मूलभूत प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसको हम क्या बोलते हैं? श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। तो उम्मीद है श्वसन के बारे में हम आप लोग समझ गए होंगे। श्वसन जो क्रिया होता है, मुख्य रूप से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, ऊर्जा का निर्माण करने के लिए श्वसन का, है ना, श्वसन किया जाता है। इसी तरह से आप देखेंगे कि जो व्यक्ति मर जाता है, हम लोगों के शरीर देखिएगा तो हम लोगों का कुछ ना कुछ टेम्परेचर हमेशा होता है, ठीक है ना। तो जैसे डॉक्टर साहब बुखार नापते हैं ना, तो उसमें कुछ टेम्परेचर होता है, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट लगभग हम लोगों का टेम्परेचर होता है। तो इस तरह से मृत शरीर, जो मर जाता है व्यक्ति, उसके शरीर को देखिएगा तो आपको उसका शरीर ठंडा महसूस होगा। उसका शरीर कैसा महसूस होता है? ठंडा महसूस होता है। इसलिए क्या होता है, मृत व्यक्ति का शरीर क्या होता है? हमेशा ठंडा महसूस होता है। और जीवित व्यक्ति का शरीर हमेशा क्या होता है? गर्म रहता है। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया होगा। इसलिए इससे आपको यह समझ में आ गया होगा कि श्वसन के दरमियान में क्या होता है? ऊर्जा मुक्त होता है, यानी कि गर्मी हमारे शरीर में मिलता है। ठीक है, तो देखिए श्वसन क्या होता है। श्वसन दो प्रकार से होता है। एक तो सांस को हम लेते हैं और एक सांस को छोड़ते हैं। तो इसमें देखिए इसको कहते क्या है? श्वासोच्छवास कहते हैं इसको। ब्रीदिंग, इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं सांस लेना, ठीक है ना। सांस को अंदर लेते हैं और बाहर लेने की सांस को अंदर लेना और बाहर छोड़ने की क्रिया को क्या बोलते हैं? श्वासोच्छवास कहते हैं। तो सांस को अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं, इस मूलभूत प्रक्रिया को क्या बोलेंगे हम? श्वासोच्छवास कहेंगे, ठीक है ना। इसके अंतर्गत दो क्रिया होता है। पहला होता है निश्वसन यानी इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन मतलब इन मतलब अंदर, तो जब हम सांस को अंदर लेते हैं, है ना। इंस्पायरेशन मतलब जब हम सांस को अंदर लेते हैं, उस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? निश्वसन। अगर इन सांस को बाहर छोड़ते हैं तो उसको बोलते हैं एक्सपायरेशन। अगर सांस को हम क्या करेंगे? बाहर छोड़ेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? एक्सपायरेशन। तो एक्सपायरेशन यानी कि छोड़ रहे हैं बाहर, ठीक है ना, एक्सपायरेशन। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे इसको, ठीक है ना। निश्वसन, इसमें देखिए ज्यादा फर्क नहीं है। इसमें दो ठो, है ना, विसर्ग लगा हुआ है और इसमें विसर्ग नहीं लगा हुआ। ऐसे अंग्रेजी में हम जानबूझ के लिख दिए इसमें कि देखिए इंस्पायरेशन मतलब अंदर जा रहा है। एक्सपायरेशन जैसे कोई भी चीज एक्सपायर होता है, बाहर फेंक देते हैं उसको। कोई भी चीज अगर एक्सपायर हो जाए, है ना, जैसे ये मार्कर है, ये खराब हो जाए तो हम क्या करेंगे? इसको बाहर फेंक देंगे। तो वही है बाहर फेंकना, यानी बाहर निकाल देना। निश्वसन यानी बाहर निकाल देना। इंस्पायरेशन मतलब क्या? एक्सपायरेशन बाहर फेंक देना।
और इंस्पायरेशन इसको अंदर ले लेना। तो निश्वसन और निश्वसन में आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या क्या होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इसको। तो निश्वसन में क्या होता है, हम लोग देखिए जानते हैं कि वायुमंडल में 21% ऑक्सीजन है, ठीक है ना, O2 यानी ऑक्सीजन, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड का जो मात्रा है 0.03% है, और नाइट्रोजन है 78%। इन सारे गैसों को हम क्या करते हैं, जब श्वसन क्रिया होता है, सांस लेने की प्रक्रिया होता है, सारे गैस को हम अंदर एक साथ में ले लेते हैं। ऑक्सीजन को 21% लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को 0.03% लेते हैं, और नाइट्रोजन को जो लेते हैं हम 78% ले लेते हैं श्वसन क्रिया के दरमियान में। चलिए इतना तो समझ में आ गया होगा कि हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन को अंदर 21% लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को 0.03% और नाइट्रोजन को कितना लेते हैं, 78% लेते हैं। तो अब क्या हो गया कि अब देखिए हम जितना लेते हैं सांस, क्या उतने सांस को हम बाहर छोड़ देते हैं? तो नहीं, इतना सांस को हम बाहर नहीं छोड़ते हैं। तो क्या क्या अंदर रख लेते हैं, इसको देखते हैं। सबसे पहले हम लिए 21% ऑक्सीजन को लिए, लेकिन 17% ऑक्सीजन को क्या कर दिए, बाहर कर दिए। निश्वसन यानी एक्सपायरेशन, इसको बाहर कर दिए। तो ऑक्सीजन को हम 17% क्या कर दिए, बाहर कर दिए। कार्बन डाइऑक्साइड को 0.06%, देख रहे हैं यहाँ पर हम मात्र में 0.03% लिए थे, लेकिन यहाँ पर 4.6% छोड़ दिए। इसमें कितना छोड़ दिए, 4.6% हम बाहर ही निकाल दिए। याद रखना है यहाँ पर कि यहाँ से हम 0.03% लिए, लेकिन छोड़ दिए ज्यादा। यानी कि हम आप देखेंगे तो ऐसे सांस को देखिएगा तो नाक से अगर हवा निकलता है तो उसके बाद यहाँ पर देखिए गर्म महसूस होगा, ठीक है ना, करके देखिएगा ये क्यों होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, ठीक है ना। तो देखिए जितना हम नाइट्रोजन लिए थे उतना ही नाइट्रोजन को हम क्या कर देते हैं, बाहर कर देते हैं, ठीक है। तो आपको पता चल गया होगा कितना गैस अंदर, कौन कौन सा गैस अंदर है ना। ज्यादातर हम लोगों का यूज किसका हुआ, तो ऑक्सीजन को हुआ, और उस ऑक्सीजन को निकालते कैसे हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड बन करके अंदर से जब हम लोग के शरीर में ग्लूकोज टूटता है ना, तो उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, और जल का भी और ऊर्जा का भी निर्माण होता है। लेकिन अगर यदि कार्बन डाइऑक्साइड, देखिए श्वसन दो प्रकार का होता है, एक ऑक्सीजन की उपस्थिति में और एक ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। ऑक्सीजन के जो उपस्थिति में जो श्वसन होता है उसको ऑक्सी श्वसन कहा जाता है, और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो श्वसन होता है उसको क्या बोलते हैं, अनऑक्सी श्वसन। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में होगा, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति यानी कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो उपस्थिति में होता है उसमें ऊर्जा का कम निर्माण होता है, लेकिन इसमें ऊर्जा का निर्माण ज्यादा होता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। देखिए अब प्रमुख श्वसन अंग है, प्रमुख जीवों का श्वसन अंग है, देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। जैसे कि एक कोशिकीय जीव है ना, एक कोशिकीय जीव जो अपना शोषण करता है किसके माध्यम से करता है, तो विसरण के माध्यम से करता है। किसके माध्यम से, विसरण माध्यम से, है ना। जलीय जीव, जो भी जलीय जीव है, या तो वो गिल्स के माध्यम से करेगा, क्लोन या फेफड़ा के माध्यम से करेगा, ठीक है। गिल्स, क्लोन या फेफड़ा, गिल्स, क्लोन या फेफड़ा, जलीय जीव, गिल्स, क्लोन या फेफड़ा। अब देखिए कीट, ये सब ऑब्जेक्टिव में आ जाता है, तो इसलिए हम इसको लिख दिए समझाने के लिए, ठीक है। तो उसके बाद है कीट। कीट क्या करता है, श्वास नली से करता है। कीट किससे करता है, श्वास नली से, है। टेडपोल यानी मेंढक का बच्चा जो है वो किससे श्वास करता लेता है, तो गिल से लेता है। किससे लेता है, गिल से लेता है। उसके बाद है निष्क्रिय मेंढक। निष्क्रिय मेंढक यानी जमीन के अंदर में जो होता है, भूमि के अंदर में जो होता है, जो निष्क्रिय हो जाता है, वो त्वचा से अपना सांस लेता है। वहां तो सांस, हवा तो पहुंच नहीं पाएगा, इसलिए वो किससे सांस लेता है, तो त्वचा से सांस लेता है। उसके बाद है बिच्छू। बिच्छू है बुकलंगस से लेता है वो सांस, और मानव तो जान ही रहे हैं फेफड़ा से सांस लेता है। उम्मीद करता हूँ ये सारा चीज आपको समझ में आ गया होगा। देखते हैं आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आगे है मानव श्वसन मार्ग। तो मानव श्वसन मार्ग में ध्यान से देखिएगा, आप ध्यान से समझ लीजिएगा, अभी ही याद हो जाएगा। तो सबसे पहला है नासा छिद्र। नासा छिद्र यानी नाक वाला छिद्र। नाक हमारे पास एक ही है, छिद्र भले दो ठो है, ठीक है। तो नासा छिद्र बोलेंगे इसको, ठीक है। तो देखिए नासा छिद्र ये है। नासा छिद्र के अंदर में देखिएगा आप बहुत सारा बाल होता है ना। तो ये क्या करता है, हमारा जो धूल कण है, धूल कण को रोकने का काम करता है, ठीक है ना। तो नासा छिद्र इसके ऊपर जो वाला भाग को, इस वाला भाग को क्या बोलेंगे, नासा कपाट। इस वाले भाग को नासा कपाट, इसको बोलेंगे नासा छिद्र। एक बार देख लीजिए, इसको नासा छिद्र, इसको नासा कपाट,
ठीक है। इसको नसा छिद्र, नसा कपाट, इसके अंदर वाले भाग को बोलेंगे ग्रसनी। इसके अंदर वाला भाग जो आएगा सांस, इसके बाद जो जाएगा अंदर में, उसको क्या बोलेंगे ग्रसनी। उसके बाद यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ग्रसनी बोले, इसको नासा द्वार, इसको नसा कपाट, इसके बाद वाले भाग यहाँ तक को क्या बोलेंगे ग्रसनी। और इसके बाद ये है स्वर तंत्र। ये क्या है स्वर तंत्र। देखिए ये जो क्या है आवाज, देखिए आवाज बदल रहा है ना, इस तरह से करेंगे तो ये आवाज को बनाने का काम करता है। स्वर तंत्र यानी आवाज को बनाने का काम करता है। तो याद हो गया होगा नासा छिद्र, नसा कपाट, उसके बाद ग्रसनी, यहाँ से यहाँ तक ग्रसनी, उसके बाद ये है क्या है, इसको बोलेंगे स्वर तंत्र। स्वर तंत्र के बाद वो होता है श्वास नली, इसके बाद यहाँ क्या होता है श्वास नली, ठीक है। श्वास नली इसके बाद होता है। श्वास नली के बाद क्या होता है कि दो भागों में ये बढ़ जाता है, इसको बोलते हैं ब्रोंकाई, है ना। उसके बाद बोलेंगे इस तरह से जो बटा, इस तरह से बटा उसको ब्रोंकाई, ठीक है। और उसके बाद इस तरह देखिए, मान लेते हैं इसमें 5 उंगली है, ये यहाँ से यहाँ तक आया ब्रोंकाई, ठीक है। इन सारे भागों में जब 2 भागों में बढ़ गया तो बहुत सारा अनेक भागों में बढ़ गया तो क्या बोलेंगे ब्रोंकाइल्स, ठीक है। उसके छोटे नीचे में क्या होता है वायुकोष्ठ होता है, उसके बाद रुधिर और उसके बाद कोशिका तक पहुंच जाता है। तो याद रखना है नसा छिद्र, नसा कपाट, ग्रसनी, स्वरयंत्र, श्वास नली, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोस, वायुकोष्ठ, रुधिर और कोशिका, इतना याद रखना है हम लोगों को, ठीक है। तो इसी के द्वारा हम इसको डिटेल से हम पढ़ेंगे क्या क्या होता है, ठीक है। देखते हैं सबसे पहले हम लोग को डायफ्राम पढ़ते हैं। डायफ्राम क्या होता है, ये जो देख रहे हैं ना चित्र, इस चित्र में क्या होता है, इस आकार का, इस शेप का, है ना, इस तरह का एक संरचना होता है हमारे शरीर के अंदर में। इस आकार का हमारे शरीर के अंदर में संरचना होता है, जो जैसे कि हम लोग देखिए सांस ले रहे हैं, ये फूल जाता है ना, तो फुलाने का काम ये डायफ्राम करता है। और देखिए फुलाता है, पचकाता है, फुलाना पचकाना, मतलब कि पचकाना यानी कि सिकुड़ना, ठीक है ना। फुलाने और सिकुड़ने का काम कौन करवाता है, डायफ्राम करवाता है, ठीक है। तो यहाँ पर रहता है, इस वाले भाग में हमारा क्या रहता है डायफ्राम। यही क्या करता है हमारे शरीर को अंदर हमारे फेफड़े को फुलाता है और पचकाता है, जिससे क्या होता है हवा अंदर जाता है और बाहर जाता है। डायफ्राम कहाँ रहता है, तो देखिए ये मेरा जो ये है मेरा, इसको बोलते हैं वक्ष, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको वक्ष, यानी छाती बोलते हैं इसको। छाती के अंदर वाला नीचे वाला भाग में क्या बोले, वक्ष गुहा के नीचे ये छाती है। और बाहर वाला जो पेट होता है उसको, अंदर वाला पेट को स्टोमक कहते हैं, ठीक है ना। और बाहर वाला पेट को क्या बोलते हैं, वेली बोलते हैं। तो यहाँ देखिए उदर गुहा यानी कि उदर पेट बोलते हैं, देखिए लंबोदर यानी कि गणेश भगवान, ठीक है ना। तो उदर यानी कि उदर के ऊपर में, यानी कि पेट के ऊपर में, और वक्ष गुहा के नीचे इस जगह भाग में, इस जगह क्या होता है कि मेरा डायफ्राम रहता है। अगर ये जो है डायफ्राम जो बना होता है संयोजी उत्तक का बना होता है। किसका उत्तक, किस उत्तक का बना होगा, 9th क्लास में पढ़े होंगे संयोजी उत्तक क्या है, ठीक है। और ये क्या करता है, निश्वसन में यानी एक्सपायरेशन में 75% मदद करता है, यानी सांस को छोड़ने में 75% योगदान करता है। लेकिन गर्भवती महिला में क्या होता है, पेट बच्चा रहने के कारण क्या होता है, ये ठीक से काम नहीं कर पाता है, इसलिए गर्भवती महिला में है ना डायफ्राम ज्यादातर ठीक तरीके से काम नहीं करता है। उसके बाद अगर यदि डायफ्राम टूट जाता है तो हमको सांस को बाहर करने में समस्या महसूस होता है। इसी कारण से उस व्यक्ति का क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। तो डायफ्राम टूटने से क्या होता है, व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है। उसके बाद क्या है, नासा छिद्र। नासा छिद्र में धूल कण को सिर्फ रोकने का काम करता है, और इसका कोई काम नहीं। जो बाल होता है छोटा छोटा, है ना, वही क्या करता है कि धूल कण को रोकने का काम करता है। उसके बाद नासा कपाट। नासा कपाट में 2 चीज याद रखना, म्यूकस और घ्राण ग्रंथि, ठीक है ना। देखिए म्यूकस क्या है, थोड़ा ध्यान से समझते हैं। म्यूकस एक प्रकार का लिक्विड टाइप का रहता है, लिक्विड मतलब पानी टाइप का रहता है, समझ लेते हैं। नाक में जो नेटा वगैरह आता है उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, म्यूकस बोलेंगे, ठीक है। तो एक समझने के लिए बता रहे हैं। तो ये क्या करता है कि म्यूकस धूल कण जो और अंदर चला जाता है, ठीक है ना, तो वो क्या करता है, उसको रोक करके रखता है, यानी उसमें अपने आप में चिपका लेता है, अंदर जाने नहीं देता। उसके बाद क्या है, घ्राण ग्रंथि। घ्राण ग्रंथि ये क्या करता है, घ्राण ग्रंथि यानी सूंघने में हमको मदद आता है। जैसे कहीं पर अच्छा खाना बन रहा है या को बहुत खराब स्मेल आ रहा है, तो क्या होता है, उसको सूंघने में हमको मदद कौन करेगा, घ्राण ग्रंथि मदद करेगा। कौन करता है, घ्राण ग्रंथि, ठीक है। आगे देखते हैं। उसके बाद है ग्रसनी। ग्रसनी क्या होता है, ग्रसनी में क्या होता है, भोजन और वायु दोनों एक ही मार्ग से जाता है। ग्रसनी में भोजन और वायु दोनों एक ही मार्ग से जाता है, ठीक है ना। तो इस देखिए यहाँ से यहाँ तक आगे हम लोग, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है स्वर तंत्र, यानी कि स्वर तंत्र यानी ये अभी तुरंत बताइए आवाज को नियंत्रण करता है, ठीक है ना। आवाज किसका कैसा होगा, ये स्वर तंत्र करता है।
उसके बाद ये इसके ऊपर एक कपास लगा होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इसके ऊपर कपास लग जाए तो उसको बोलेंगे एपिग्लोटिस। क्या बोलेंगे उसको, एपिग्लोटिस। और इसका जो नियंत्रण होता है ना, मेडुला ऑब्लांगेटा, मस्तिष्क का एक भाग है, ठीक है ना। जब मस्तिष्क चैप्टर पढ़ाएंगे इसको डीप में बताएंगे, ठीक है ना। तो ये मेडुला ऑब्लांगेटा होता है, ये मेडुला ऑब्लांगेटा का कभी कभी नियंत्रण समाप्त हो जाता है। कभी कभी नियंत्रण इसका समाप्त हो जाने के कारण क्या होता है कि अपना नियंत्रण जैसे समाप्त होता है, देखते हैं कहा जाता है सावधानी हटे कि दुर्घटना घटे। तो इसका मतलब ये हुआ, जैसे ही ये मेडुला ऑब्लांगेटा अपना नियंत्रण खो देगा तो हम कुछ खाएंगे तो क्या होता है, नाक के माध्यम से बाहर आ जाएगा, ठीक है, या सरक जाएंगे, या फिर कभी कभी उल्टी जो होता है, यही अपना मेडुला ऑब्लांगेटा क्या होता है, अपना नियंत्रण क्या होता है, खो देता है, जिसके कारण उल्टी हो जाता है। अब किधर जाए पता ही नहीं चलता है। ये बताता है सांस आता है तो बोलता है सांस वाला फेफड़े में जाओ, अगर यदि खाना आता है तो बताता है कि तुम आमाशय में चला जाओ। लेकिन जैसे ये अपना नियंत्रण खो देता है तो सारा कुछ बंद हो जाता है और आधा कहाँ चला जाता है, फेफड़े में, मतलब नाक में आ जाता है, और आधा चला जाता है आमाशय में। तो इसको आप समझ गए होंगे, ठीक है। इसके बाद डायरेक्ट आते हैं फेफड़े पर। फेफड़ा क्या होता है, मनुष्य का जो है, मानव का जो है ना मुख्य श्वसन अंग होता है। फेफड़ा क्या होता है, मनुष्य का मुख्य श्वसन अंग होता है। इसको दो भागों में बांटा गया, एक दाहिना और एक बायां, इस तरफ से और इस तरफ से। तो दाहिना साइड का क्या होता है, थोड़ा सा फेफड़ा बड़ा होता है, ठीक है ना। दाहिना साइड का क्या होता है, बड़ा होता है। और ये जो फेफड़ा होता है, फेफड़ा क्या है, देखिए प्लायूरल मेम्ब्रेन से ढका होता है ये, ठीक है। ये जो फेफड़ा होता है प्लायूरल मेम्ब्रेन से ढका होता है। और फेफड़ा को है ना, फेफड़ा को और क्या क्या बोल सकते हैं हम, फुफ्फुस या पल्म्यूनरी कह सकते हैं इसको। क्या बोलेंगे इसको, फेफड़ा को फुफ्फुस या पल्म्यूनरी, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन आकर के मिल जाता है, और जब ऑक्सीजन मिल जाता है खून में, देखिए क्या होता है, फेफड़े में ही आकर के खून जमा रहता है, और यहीं पर क्या होता है ना, खून का शुद्धिकरण होता है। देखिए खून का शुद्धिकरण का अर्थ ये हुआ कि खून में जब ऑक्सीजन मिलता है तो वो शुद्ध खून कहलाता है। जैसे ही खून में कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा तो उसको अशुद्ध खून कहेंगे, ठीक है। तो खून का शुद्धिकरण कहाँ हो जाता है, तो फेफड़े में हो जाता है। कहाँ पर होता है, तो कहाँ पर, मेन रूप से फुफ्फुस में होता है, पल्मोनरी में होता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन मिलता है कहाँ पर, तो ऑक्सीजन कहाँ मिलता है, फेफड़े में मिलता है, ठीक है। अब देखिए आगे श्वास नली के बारे में देखते हैं। तो क्या करता है श्वास नली, ये जो श्वास नली है, ये श्वास नली जो है तो कार्टिलेज से ढका होता है। किससे ढका होता है, कार्टिलेज। ये जो देख रहे हैं ना, इसको कार्टिलेज बोलेंगे। तो इसको और थोड़ा सा बढ़िया भाषा बोलेंगे हाइलिन कार्टिलेज। क्या बोलेंगे इसको, हाइलिन कार्टिलेज। देखिए यही दो शाखा में बटा हुआ है, एक शाखा इधर वाला, एक शाखा इधर वाला। तो इन दोनों शाखाओं को बोलेंगे ब्रोंकाई। देखिए ये दो शाखा में बटा हुआ है, दोनों शाखा को क्या बोलेंगे, ब्रोंकाई। देखिए यहां से यहां तक आया, इसको श्वास नली दो शाखा में बढ़ गया, इसको क्या बोले, ब्रोंकाई बोले, ठीक है। और देखिए कई शाखा में बढ़ गई, यहाँ पर देखिए तो कई शाखा में बढ़ गया है। इन्हीं शाखा को देखिए यहाँ कई शाखा में बटा है, इसको क्या बोलेंगे, ब्रोंकियोल्स। तो क्या बोलेंगे, श्वास नली, ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स। अब ये छोटा छोटा पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है इसको बोलेंगे वायुकोष्ठ। क्या बोलेंगे, वायुकोष्ठ। देखिए ये सब पार्ट है, इसको क्या बोलेंगे, वायुकोष्ठ, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा। एक बार देखते हैं क्या कहता है, श्वास नली पूरे को यहाँ से तक, श्वास नली किससे ढका हुआ होता है, हाइलिन कार्टिलेज से। किससे, हाइलिन कार्टिलेज से। और ये दो पार्ट में जो बटा हुआ, दोनों पार्ट को क्या बोलेंगे, ब्रोंकाई। और अनेक पार्ट में जो बटा हुआ उसको क्या बोलेंगे, ब्रोंकियोल्स। और अनेक छोटे छोटे पार्ट में जो बटा हुआ इसको क्या बोलेंगे, वायुकोष्ठ, ठीक है। यहीं पर क्या होता है आकर के, है ना, खून और हवा दोनों यहीं पर मिलता है, यानी ब्लड, रक्त, कुछ भी बोल सकते हैं उसको, यहीं पर आकर के मिलता है। देखते हैं आगे अगर ये खराब हो जाता है तो क्या होता है, ठीक है।